नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। दिन भर आप सैकड़ों खबरें देखते हैं और इन खबरों से रूबरू होते हैं। इन्हीं खबरों में से कुछ ऐसी खबरें होती हैं जो दिन भर की सुर्खियां बनती हैं और इन्हीं खबरों को विस्तार से बताने के लिए इस खास प्रोग्राम में हम हाजिर हैं, जिसका नाम है खबर गरम है। तो इजराइल लगातार गाजा पट्टी पर हमला कर रहा है और एक शरणार्थी शिविर पर हमला किया गया है जिसमें 18 लोगों की मौत की खबर सामने आई। गाजा की जवालिया शरणार्थी शिविर पर इजरायली हवाई हमले में 18 लोगों की मौत हो गई। एक समाचार एजेंसी के मुताबिक आवासीय इमारतों को निशाना बनाकर किए गए हमले में कम से कम 18 नागरिक मारे गए, जबकि कई अन्य घायल हो गए। हवाई हमले में मारे गए पीड़ितों की अगर बात की जाए तो ये अलग अलग परिवारों के सदस्य थे। रिपोर्ट के मुताबिक एक इजरायली हवाई हमले में जवालिया के बगल में स्थित फाजोला को निशाना बनाया, जिसमें 3 और नागरिक मारे गए। आपको बता दें कि बीते 42 दिनों से इजराइल हमास को खत्म करने के लिए गाजा पर लगातार हवाई हमले कर रहा है। इसकी वजह से गाजा पट्टी पर मरने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या 11,500 हो गई है। इनमें करीब 4,710 बच्चे और 3,160 औरतें शामिल हैं। इजराइल की कार्रवाई को लेकर कई देशों ने आपत्ति भी जताई है और सीज फायर की मांग की है। हालांकि इस पर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की राय बिल्कुल उलट है। उनका कहना है कि वो जब तक हमास के लोगों को खत्म नहीं कर देते तब तक वो शांत नहीं बैठेंगे। इजराइल इस वक्त पूरी ताकत से गाजा पर हमला कर रहा है। इस दौरान युद्ध के दूसरे चरण में इजरायली सेना गाजा पट्टी में घुसकर हमास के लड़ाकों को चुन चुनकर मारने का काम कर रही है। तो आज से ठीक 4 दिन पहले यानी 13 नवंबर को फिलिस्तीनी अधिकारियों ने दावा किया था कि उत्तरी गाजा में जवालिया शरणार्थी शिविर पर इजरायली हवाई हमलों में दर्जनों फिलिस्तीनी मारे गए थे। उस दौरान कम से कम 31 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीनी शरणार्थियों के शिविर में जवालिया सर्विसेज क्लब के पास घनी आबादी वाले इलाके में 12 घरों को निशाना बनाया गया था। उधर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हमले को लेकर निंदा जताई है और साथ ही उन्होंने कहा कि हमेशा ही भारत आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के जरिए आयोजित दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट को वर्चुअल तौर पर संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने हिंसा और आतंकवाद के खिलाफ भारत के अडिग रुख पर जोर दिया। पीएम मोदी पहले ही 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले की निंदा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल हमास युद्ध की वजह से गाजा पट्टी में मारे गए मासूम लोगों की मौत को लेकर भी निंदा की है। पीएम मोदी ने इस युद्ध की वजह से पश्चिम एशिया में बढ़ रही चुनौतियों के सामने ग्लोबल साउथ के बीच एकता और सहयोग की तत्काल जरूरत पर जोर डाला। भारत ने 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए जघन्य आतंकी हमले की निंदा की है। हमने रिस्ट्रेंट के साथ ही डायलॉग और डिप्लोमेसी पर भी जोर दिया है। इजराइल और हमास के कॉन्फ्लिक्ट में सिविलियंस की मौत की हम कठोर निंदा करते हैं। राष्ट्रपति महमूद अब्बास जी से बात कर हमने फिलिस्तीन के लोगों के लिए मानवीय सहायता भी भेजी है। पीएम मोदी ने कहा कि फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात करने के बाद हमने फिलिस्तीन के लोगों के लिए मानवीय मदद भेजी है। अब वक्त आ गया है कि ग्लोबल साउथ के देशों को व्यापक तौर पर वैश्विक भलाई के लिए एकजुट हो जाना चाहिए। तो ग्लोबल साउथ का मतलब समझिए। ग्लोबल साउथ का मतलब है उन देशों से जिन्हें अक्सर विकासशील देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर माना जाता है। में मुख्य रूप से अफ्रीका, एशिया और लातिन अमेरिका में स्थित हैं। इजराइल और गाजा पट्टी पर शासन चलाने वाले हमास के बीच अक्टूबर से यह युद्ध चल रहा है, जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है।
और अब बात लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व की। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आपको बता दें, मतदान हुआ है, मतदान संपन्न हो चुका है। कई ऐसे दिग्गज हैं जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है। मध्य प्रदेश की 230 सीटों और छत्तीसगढ़ की 70 सीटों के लिए मतदान हुआ। छत्तीसगढ़ में यह मतदान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, डेप्यूटी सीएम टीएस सिंहदेव, 8 राज्य मंत्रियों जैसे राजनीतिक दिग्गजों के भाग्य का फैसला करेगा। वहीं मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा है। इसके अलावा सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत बीजेपी के कई केंद्रीय मंत्रियों के लिए भी ये चुनाव अहम है। मध्य प्रदेश में निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए 2.5 लाख से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात करे। मतदान चल रहा है, जनता उत्साह में है। भांजे भांजे भी वोट डाल रहे हैं, लाडली बहना डाल ही रही, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है। मैंने ये देखा कि अगर दिक्कत भी है, एक्सीडेंट हो गया, हाथ पांव में फ्रैक्चर है, तो भी बैठ बैठ के वोट डालने आ रहे हैं। बुजुर्ग है, चलने में दिक्कत है, तो भी वोट डालने आ रहे हैं। ये बुधनी में भी, रेहटी में भी, भैरूदा में भी, सब जगह ये हो रहा है और पूरे प्रदेश में भी। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में 827 पुरुष, 130 महिलाएं और लैंगिक रूप से तृतीय वर्ग के एक उम्मीदवार समेत कुल 958 प्रत्याशी रहे। सबसे ज्यादा उम्मीदवार रायपुर शहर पश्चिम सीट पर रहे, जहां 26 उम्मीदवार खड़े थे। वहीं डोडी लोहारा निर्वाचन क्षेत्र में सबसे कम 4 उम्मीदवार मैदान में रहे। अधिकारियों ने बताया कि दूसरे चरण में कुल मतदाताओं की संख्या 81,41,624 पुरुष, 81,72,171 महिलाएं और 684 लैंगिक रूप से तीसरे वर्ग के मतदाता हैं। दूसरे चरण के लिए 18,833 मतदान केंद्र बनाए गए थे। राज्य के 70 विधानसभा क्षेत्रों में से 40 सीट सामान्य वर्ग की हैं, जबकि 17 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए और 9 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। तो इन दोनों राज्यों की बात करें तो वोटों की गिनती 30 आपको बता दें 3 दिसंबर को होने वाली है और इसी दिन आपको बता दें ये साफ हो जाएगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसकी सरकार बन रही है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक बिलासपुर संभाग की कई सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। इस संभाग की कुछ सीटें जोगी की पार्टी और बसपा की अगर बात की जाए तो इनकी भी अच्छी खासी मौजूदगी यहां पर मानी जाती है। आम आदमी पार्टी भी इस क्षेत्र पर खासा ध्यान देती इस बार नजर आई। उधर राजस्थान में भी प्रचार जोरों से चल रहा है। तमाम दिग्गज इस समय राजस्थान में नजर आ रहे हैं। तो प्रियंका गांधी की अगर बात की जाए तो लगातार बैक टू बैक जनसभाएं कर रही हैं। पीएम मोदी पर उन्होंने एक बार फिर से सीधा निशाना साधा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को सांगवाड़ा में रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी बीजेपी पर जमकर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि जब चुनाव आता है तो बीजेपी धर्म की बात करने लगती है। हम लोग सब धार्मिक हैं। राजनीति में अगर आपके धर्म का इस्तेमाल हो रहा है तो यह गलत है। राजनीति का मतलब दिल से सेवा भाव हो। कांग्रेस सेवा की राजनीति करती है। इंदिरा गांधी को पूरे देश ने अपना परिवार माना था। आज भी हम इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि सरकारें 5 साल में बदल जाती हैं। जनता तय करती है कि हमारा नेता कौन होगा। जनता को चुनाव में विवेक से सोचना चाहिए। पूरे देश में लोग महंगाई से त्रस्त है, परेशान है। बहनें, अभी दिवाली चल रही है, धनतेरस था, आपको कुछ खरीदने जाना था, घर की लिपाई पुताई करनी थी। कितनी महंगाई हो गई है। अगर प्रदेश की सरकार ने महंगाई के राहत के कैंप नहीं लगाए होते तो आप कैसे सामना करते। आज ये जो महंगाई के राहत कैंप हैं, आप सोचिए कि क्या नौबत आ गई है कि केंद्र की सरकार इतनी महंगाई बढ़ा रही है कि प्रदेश की सरकारों को महंगाई राहत कैंप बनाने पड़ रहे हैं। बीजेपी पर हमला करते हुए प्रियंका ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी बिखरी हुई पार्टी है। उनसे पूछिए कि कौन सीएम है तो उसका जवाब नहीं दे सकते। पीएम मोदी कोने कोने में घूम रहे हैं, जैसे अपना सीएम ढूंढ रहे हैं। अपने नेता में खुद ही विश्वास नहीं, अपने नाम पर वोट मांग रहे हैं। दिल्ली से तो सरकार चलाने नहीं आएंगे। अपने नेताओं को परे कर दिया है, अपने नाम पर वोट मांग रहे हैं।
तो प्रियंका गांधी यहीं पर नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि बीजेपी आपके सामने भाषण और घोषणाएं करती है, उससे आपको पता चल जाना चाहिए कि उसकी नीयत ठीक नहीं है। सीएम अशोक गहलोत की सरकार आपने देखी है। अशोक गहलोत ने यह भी कहा है कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते बिल्कुल भी नहीं थकूंगा और आगे भी आपको इसी तरह से सौगात देता रहूंगा। और अब बात उत्तरकाशी की उन जिंदगियों की जो सुरंग में फंसी हुई हैं। लगातार कोशिश की जा रही है कि इनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, लेकिन राहत बचाव कार्य में लगातार कुछ न कुछ अड़चन देखने को मिल रही है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा बड़कोट सुरंग के अंदर फंसे हुए 40 मजदूरों को निकालने की कोशिशें लगातार चल रही हैं। इस बचाव कार्य में लगातार परेशानी भी सामने आ रही है। आपको बता दें कि बचाव कार्य के दौरान मलबा गिरने से भगदड़ मच गई। इसके अलावा ऑगर ड्रिलिंग मशीन भी खराब हो जाने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन प्रभावित हुआ। जानकारों को मानना है कि जल्द ही सभी मजदूरों को निकाल लिया जाएगा। आपको बता दें कि रविवार को उत्तरकाशी यमुनोत्री हाईवे के पास लैंडस्लाइड में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में 40 मजदूर फंस गए थे। राहत और बचाव कार्य लगातार चल रहा है। सुरंग के अंदर मलबे में 900 मिलीमीटर पाइप लगाकर रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि मंगलवार की अगर बात करें तो अगर मशीन में ड्रिलिंग का काम जैसे ही शुरू किया तो ड्रिलिंग मशीन में खराबियां आ गई। प्लेटफॉर्म भी टूट गया, जिसकी वजह से राहत और बचाव कार्य काफी प्रभावित हुआ। बाद में नए सिरे से प्रयास किया गया। योजना यह है कि ड्रिलिंग उपकरण का उपयोग करके हल्के स्टील पाइपों के 800 और 900 मिलीमीटर व्यास वाले दोनों सेक्शन को एक के बाद एक मलबे में डाला जाए और श्रमिकों को निकालने का मार्ग बनाया जाए। अधिकारी को कहना है कि फिलहाल सुरंग में फंसे हुए लोग सुरक्षित हैं और ट्यूबों के माध्यम से ऑक्सीजन, पानी, भोजन के पैकेट और दवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। तो यह हादसा हुआ कैसे? ब्रह्माखाल यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलक्यारा और डंडाल गांव के बीच बन रही सुरंग का एक हिस्सा रविवार को ढह गया था। 40 मजदूर सुरंग के अंदर ही फंस गए। सुरंग की कुल लंबाई करीब 4.5 किलोमीटर है, जिसमें सिलक्यारा के छोर से 2340 मीटर और डंडाल गांव की ओर से 1750 मीटर का निर्माण किया गया है। सुरंग के दोनों किनारों के बीच 441 मीटर की दूरी का निर्माण अभी बाकी है। और जम्मू कश्मीर के कुलगाम में भारतीय सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। भारतीय सुरक्षा बलों ने संयुक्त ऑपरेशन के जरिए 5 आतंकियों को ढेर कर दिया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में भारतीय सेना और आतंकियों के बीच कुलगाम में गुरुवार से ही सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मारे गए सभी आतंकी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के हैं। ये वही लश्कर-ए-तैयबा है जिसका प्रमुख हाफिज सईद है। कल दोपहर को सिक्योरिटी फोर्सेस को एक इत्तला मिली थी कि समनू कुलगाम में कुछ टेररिस्ट की मूवमेंट की आशंका है। तो उसी सिलसिले में उस समनू कुलगाम में कुछ घरों का मुहासरा किया गया था। मुहासरे के दौरान जब सिक्योरिटी फोर्सेस जब उसको सर्च कर रहे थे तो वहाँ से अंदर से फायर आया और उसके बाद एक एनकाउंटर की शुरुआत हुई। तो ये इनकाउंटर अभी जारी है, फाइनल स्टेजेस में है और सैनिटाइजेशन की जा रही है। अभी तक की ताज़ा जो स्थिति के हिसाब से इसमें 5 जो हैं लश्कर तोयबा के जो टेररिस्ट की संभावना है और कुछ बॉडी साइट हुई हैं। चूँकि अभी ऑपरेशन सैनिटाइज हो रहा है और उसकी बाकी जो शिनाख्त और बाकी तफसीलात हैं वो आपको उचित समय पे शेयर की जाएंगी। भारतीय सेना ने फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी रखा हुआ है। कुलगाम के सामनू इलाके में गुरुवार को मुठभेड़ की शुरुआत हुई थी। अभी सुरक्षा बलों का जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है। सेना की 34 राष्ट्रीय राइफल, एलिट स्पेशल फोर्स यूनिट, पुलिस और सीआरपीएफ मिलकर आतंकियों की तलाश कर रही है। आतंकवादियों को भागने से रोकने के लिए इलाके की घेराबंदी भी कर दी गई है। दूर दराज इलाका होने की वजह से सेना बिल्कुल अलर्ट मोड में आतंकियों की तलाश कर रही है। तो कश्मीर जोन पुलिस के मुताबिक कुलगाम जिले के डीएचपोरा इलाके के
सामने पॉकेट में गुरुवार दोपहर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। अधिकारियों ने बताया कि इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी का संकेत मिलने पर सुरक्षा बलों ने नेहामा गांव में तलाशी अभियान शुरू किया। सेना को आता देखकर आतंकियों के बीच खलबली मच गई। तुरंत सुरक्षा बलों की ओर उन्होंने गोलियां चलाना शुरू कर दिया और सेना ने तुरंत मोर्चा संभाला और मुठभेड़ की शुरुआत हुई। 5 आतंकियों का सफाया कर दिया गया। तो हरियाणा सरकार की अगर बात की जाए तो हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि हरियाणा में निजी क्षेत्र में स्थानीय जो लोग हैं उनको 75% आरक्षण देने के लिए नौकरी में एक कानून बनाया गया था, उसको रद्द कर दिया गया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने सरकार को झटका देते हुए हरियाणा के मूल निवासियों को निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण के कानून को रद्द कर दिया है। हरियाणा सरकार ने स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020 बनाया था, जिसमें ये प्रावधान किया गया था। इस कानून के खिलाफ दाखिल कई याचिकाओं में आरोप लगाया गया कि ये कानून योग्यता के बदले रिहायशी आधार पर निजी क्षेत्र में नौकरी के अवसर बढ़ा देगा। इससे एक तरह से योग्यता को नजरअंदाज कर रिहाइश के आधार पर नौकरी दिए जाने के अवसर बढ़ जाएंगे, जिसका निजी क्षेत्र की कार्यकुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हाईकोर्ट ने इस कानून के खिलाफ दाखिल इन सभी याचिकाओं को सही करार दिया और हरियाणा सरकार के इस कानून को सिरे से खारिज करते हुए रद्द किए जाने के आदेश जारी किए। आपको बता दें कि मार्च 2021 में हरियाणा में सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी की गई थी और 15 जनवरी 2022 से ये कानून पूरे राज्य में लागू हो गया था। इसके तहत 30,000 रुपए तक की सैलरी वाली निजी नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को 75% आरक्षण का लाभ मिलेगा। पहले ये सीमा 50,000 रुपए तक की गई थी। इस कानून का पालन नहीं करने वाली कंपनी पर 25,000 से लेकर 1 लाख तक का जुर्माना लगाने का भी प्रावधान था। मामला कोर्ट में पहुंचा था। हाईकोर्ट ने इस कानून पर रोक लगा दी थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस रोक को खत्म कर दिया था, लेकिन अब इस पर सुनवाई के बाद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस कानून को रद्द कर दिया है। तो दरअसल जो सत्ता पक्ष की पार्टियां हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी है। जननायक जनता पार्टी की तरफ से ये वादा किया गया था और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत आपको बता दें कि इस कानून को लाया गया था। 2021 में हरियाणा सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी की गई थी। निजी क्षेत्र की नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को 75% आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई थी, लेकिन ये मामला कोर्ट में पहुंचा। पहले भी हाई कोर्ट की तरफ से इस पर रोक लगाई गई थी, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे हटा दिया था, लेकिन अब इस कानून को हाई कोर्ट की तरफ से रद्द कर दिया गया है। और हरियाणा में कथित जहरीली शराब की वजह से हुई मौतों को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है और यह खुलासा अंबाला पुलिस की तरफ से किया गया है। हरियाणा में जहरीली शराब ने अंबाला ही नहीं यमुनानगर में भी कहर बरपाया, जिसकी वजह से कई लोगों की मौत हो गई, जिनमें धनौरा में चल रही नकली शराब फैक्ट्री में काम करने वाले 2 मजदूर भी शामिल रहे। 8 नवंबर को मुलाना पुलिस ने इस नकली शराब फैक्ट्री में रेड की। इस मामले में अब तक जहां यमुनानगर पुलिस ने कई मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है, तो अंबाला पुलिस ने भी 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसपी अंबाला ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि मुख्य आरोपी अंकित उर्फ मोगली बीते दिनों जब जेल में था तब उसकी मुलाकात मोनू राणा से हुई। इस दौरान उन्होंने नकली शराब की फैक्ट्री लगाने का प्लान बनाया और बाहर आते ही मोनू राणा के साथियों ने मोगली को जगह दिलवाई और हरियाणा के अलग अलग जिलों और चंडीगढ़ से शराब का सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। मजदूर भी बुलाए गए। आसपास के लोगों को बताया गया कि यहाँ पर फाइनल बनाने का कार्य होता है। आसपास के लोगों को कुछ और ही वजह बताई गई। एसपी अंबाला ने यह भी खुलासा किया कि मोगली ने शराब बनाना इंटरनेट से सीखा था और उस पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। इस मामले में मोगली, उसके साथी कपिल गौरव, प्रदीप फैक्ट्री मालिक समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग करनाल के दीपू के माध्यम से अंशुल नाम के व्यक्ति से एथेनॉल लेकर आए थे। दिल्ली से बोतल पर चिपकाने वाले लेबल और अन्य सामान चंडीगढ़ से लाए थे। इस पूरे वाकये के अंदर जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स थे और जितने भी सप्लायर्स हैं, उनको अंबाला पुलिस द्वारा सबको गिरफ्तार कर लिया गया।
कुछ इसके अंदर जो लोग जेल के अंदर हैं, जो कि जैसे कि मोनू राणा या फिर जो उसके साथी कुछ यमुनानगर पुलिस की कस्टडी में हैं, उनको हमारे द्वारा प्रोडक्शन वारंट पे जल्दी ही लाया जाएगा। सर टोटल डेथ्स कितनी हुई? हमारे अम्बाला पुलिस द्वारा इस पूरे केस के अंदर 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसके अलावा कुछ लोगों को हम प्रोडक्शन वारंट पे अरेस्ट करेंगे। अम्बाला के अंदर 2 डेथ्स रिपोर्ट की गई थी और वो दोनों ही जो लेबर का काम इसी फैक्ट्री के अंदर करते थे, लोकेश और दीपक, उन्हीं की डेथ दारू पीने से हुई थी। इसके अलावा कुछ लोगों की डेथ यमुनानगर में रिपोर्ट हुई है। फिलहाल इस मामले में गहनता से आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। कुछ आरोपी यमुनानगर पुलिस की हिरासत में भी है, उनसे भी पूछताछ चल रही है। तो यमुनानगर और अंबाला में जहरीली शराब से मौत के मामले के बाद सरकार भी एक्शन मोड में है। प्रदेश सरकार की तरफ से सभी ठेकों से शराब के सैंपल लेकर जांच करवाने के आदेश दे दिए गए हैं और इनकी जांच करवाई भी जा रही है। आबकारी विभाग की अगर खास तौर पर बात करें तो शराब ठेके के रिकॉर्ड्स को भी खंगाला जा रहा है और उससे यह पता चलेगा कि किस ठेके पर शराब का कितना स्टॉक मौजूद है। और बात करते हैं नूह की, जहां पर हिंसा के घाव अभी पूरी तरह से भरे नहीं हैं। एक और घटना सामने आई है जिसके बाद पुलिस प्रशासन को लेकर भी कई सवाल खड़े हुए हैं। हरियाणा के नूह में एक बार फिर से पथराव की घटना का मामला सामने आया है। कुआं पूजन कार्यक्रम के दौरान महिलाओं पर पथराव हुआ। इसमें 9 महिलाओं को चोट आई है। मामला 2 समुदायों के बीच का होने के कारण तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराने की कोशिश की गई, लेकिन पीड़ित परिवार व शहर के कुछ लोगों ने इस घटना का पुरजोर विरोध किया। इसके बाद लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और सड़क जाम कर धरना दे दिया। पथराव के बाद पैदा हुए तनाव और मामले की गंभीरता को देखते हुए इलाके में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। तो वहीं मामले की घटना पर एसपी नरेंद्र सिंह बिजवाड़िया ने कहा कि महिलाओं की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मदरसे से फुटेज भी आए थे। इसमें अब 3 लड़के दिखाई दे रहे हैं। उसके आधार पर अब तीनों लड़कों की पहचान की गई है। तीनों लड़कों को राउंड अप कर लिया गया है और अब इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। 8 महिलाओं ने एफआईआर दर्ज कराई है। धारा 323 और 354 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तीनों लड़के नाबालिग बताए गए हैं। इन्हें मामूली चोटें आई हैं। एसपी ने कहा कि हम महिलाओं की तरफ से लगाए गए सभी आरोपों की जांच करेंगे। स्थिति फिलहाल अंडर कंट्रोल है। 7:30-8 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ महिलाएं कुआं पूजन के बाद में अपने घर जा रही थी। तो जो नूह में बड़ी मस्जिद लोकेटेड है वहां पे उनके ऊपर पथराव कर दिया गया। तो तुरंत ही पुलिस मौके पे पहुंची है। सिटी एसएचओ, सदर एसएचओ, डीएसपी हेडक्वार्टर वहां मौके पे पहुंचे हैं और दोनों कम्युनिटीज को जो लोग इकट्ठे हो गए थे उनको अपने अपने घरों पे समझाइश के बाद भेजा गया। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज करी गई है और जो पीड़ित महिलाएं हैं उनकी एमएलआर भी काटी गई है। उसमें एक घटना का छोटा सा वीडियो सामने आया है। उसके बेसिस पे सारा जो भी वहाँ खड़े थे उनकी पहचान भी कर ली जाएगी और जो भी आरोप महिलाओं ने लगाए हैं उनके एक एक आरोप की जांच करवाई जाएगी। सर 12-13 घंटे हुए, अभी इस समय स्थिति कैसी है सर इलाके में? अभी स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, शांति है। दोनों कम्युनिटीज के लीडर सुबह बुला लिए गए थे। दोनों कम्युनिटीज में आपस में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए एक सहमति बनाई गई है और आगे से ऐसे भी कोई शरारती बच्चे हैं तो जो भी इंस्टीट्यूट है उनके मालिकों को बुला के हिदायत दी गई है कि कम से कम उनको तहजीब सिखाएं। क्षेत्र में इस तरीके की घटना फिर से देखने को न मिले, इसलिए अब पुलिस की तरफ से भी पैनी नजर रखी जा रही है। फिलहाल सिचुएशन अंडर कंट्रोल बताई गई। तो इस पूरे मामले को देखते हुए पुलिस की तरफ से तुरंत कार्रवाई करते हुए मोर्चा संभाला गया। हालात पर नजर बनाए रखने के लिए पुलिस बल को तैनात किया गया है। बहरहाल दोनों समुदाय के बीच किसी प्रकार का तनाव ना हो इसके लिए बैठक की गई और उसके बाद समझाया गया है, मामले को शांत करवाया गया है। और अब बात करते हैं क्रिकेट के महाकुंभ की। तो 19 नवंबर का दिन बहुत बड़ा दिन है। इस दिन अहमदाबाद में टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और टीम इंडिया आमने सामने होंगी। इसके अलावा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वीवीआईपी गेस्ट बहुत सारे यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले फाइनल मैच की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया इस बार अलग ही रंग में है। उसने इस विश्व कप में 10 मैच खेले हैं और सभी जीते हैं।
टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच रविवार को ये मैच खेला जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुकाबले से पहले एयर शो का आयोजन होगा। भारतीय वायुसेना की सूर्यकिरण की टीम हवाई शो करेगी। सूर्यकिरण की एरोबेटिक टीम करीब 10 मिनट तक स्टेडियम में मौजूद दर्शकों का अपने कर्तव्य से मन मोह लेगी। रिहर्सल के तौर पर गुरुवार को नरेंद्र मोदी स्टेडियम के ऊपर एयरफोर्स के कई विमान उड़ते देखे गए। ये विमान एयरफोर्स की सूर्यकिरण टीम के थे, जो कई मिनट तक हवा में अलग अलग तरह के फॉर्मेशन बनाते नजर आए। इसके कुछ ही मिनट बाद ये साफ हो गया कि वर्ल्ड कप फाइनल से पहले स्टेडियम के ठीक ऊपर एयरफोर्स के विमान हवा में करतब दिखाते नजर आएंगे। वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मुकाबले को यादगार बनाने के लिए ये एयर शो रखा गया है। स्टेडियम में मौजूद दर्शक इस एयर शो के साक्षी तो बनेंगे ही, साथ ही अहमदाबाद के कई हिस्सों में भी एयरफोर्स के इन विमानों को देखा जा सकेगा। इस एयर शो को एयरफोर्स की सूर्यकिरण की टीम अंजाम देगी। सूर्यकिरण भारतीय वायुसेना की वो टीम है जो एरोबेटिक्स शो के लिए ही बनाई गई है। ये टीम अपने 9 विमानों के साथ देश भर में कई एयर शो कर चुकी है। वर्ल्ड कप 2023 फाइनल के दौरान इस टीम के 4 जेट विमानों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। फाइनल मैच को देखते हुए नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कई तरह की लाइट्स लगाई गई हैं। ये दर्शकों के अनुभव को और अच्छा करने की कोशिश होगी। लाइट्स के साथ साथ पूरे स्टेडियम में जगह जगह पर स्पीकर्स लगाए गए हैं, जो कि कमेंट्री के साथ गाने भी सुनाएंगे। ये भी दर्शकों का अनुभव अच्छा कर सकता है। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले इस फाइनल मैच को देखने के लिए पहुंचेंगे। अहमदाबाद में मैच को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। इस मुकाबले को देखने के लिए कई वीआईपी मेहमान यहां मौजूद रहेंगे। तो ये दिन भर की वो खबरें थी जो सुर्खियों के तौर पर आप देखते आ रहे होंगे। इन खबरों के बारे में हमने विस्तार से बात की इस खास शो में। फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।